अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना 15.1, 15.2, 15.3 वैल्यूएशन के सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब इस चैप्टर में कुछ सर्कुलर भी हैं। इस चैप्टर में कुछ सर्कुलर में, और कई बार ना सर्कुलर मतलब होते हैं बिल्कुल सिंपल है। इट मीन सर्कुलर मीन्स क्या होता है, क्लैरिफिकेशन। इट मीन्स वो नॉर्मली हमें पता होती हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर निकालते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था। और सर्कुलर कई बार हम स्किप कर जाते हैं। अब सिंपल सिंपल होते हैं, अगर हम स्किप कर जाएं, अगर हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए, बिना मत फ्री के नंबर नहीं कटेंगे। तो जितने भी अब सर्कुलर वैल्यूएशन के चैप्टर में है ना, एक बार पहले वो डिस्कस करवाने जा रहा हूं जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। फिर इसको पैक कर देंगे पूरा सेक्शन 15 को विद एग्जांपल। अब देखना 1 बाय 1 सर्कुलर कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 सर्कुलर कौन से हैं। पहले जो भी डिस्काउंट वाला पॉइंट हमने कंप्लीट किया, कि कोई भी डिस्काउंट माइनस कर दो, कोई भी डिस्काउंट माइनस कर दो, अगर वो दिया हो कि सप्लाई से पहले या अगर वो दिया हो सप्लाई के बाद, फिर जो भी कंडीशंस है वो सारी कंडीशन विद डायग्राम मैंने आपको दिखा दी। अब डिस्काउंट से रिलेटेड कौन कौन से सर्कुलर है वैल्यूएशन के अंदर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी। एक बार आप चेक करना, सर्कुलर नंबर 1 जो है ना, ये देखो सर्कुलर नंबर 1 क्या, ध्यान से पढ़ना जी, ध्यान से पढ़ना। आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं, सर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम हो चाहे प्रोफेशनल के एग्जाम हो, दोनों में कई बार बन चुके हैं। सर्कुलर नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये बताओ इस सर्कुलर में कहा क्या गया। इधर देखो ध्यान से, allowability of certain specific types of discount offered by the supplier as clarified by circular number this। सर्कुलर नंबर हमें याद नहीं करने। अब देखो सबसे पहला डिस्काउंट है, एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है। वो कहना चाह रहे हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट। अब स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है? स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब होता है बाय मोर सेव मोर ऑफर। आज आपने कई बार प्रैक्टिकली देखा होगा, आपको मैं इधर दिखाता हूँ जी। स्टैगर्ड डिस्काउंट जो है, एक मिनट रुकना जी। स्टैगर्ड डिस्काउंट अगर मैं नॉर्मली आपको दिखाऊं ना, ये देखो जी, इस तरह का डिस्काउंट होता है स्टैगर्ड डिस्काउंट। देखो फ्रॉम 100 गेट 10% ऑफ, फ्रॉम 200 गेट 20% ऑफ, फ्रॉम 250 गेट 30% ऑफ। क्या प्रैक्टिकली आपने ऐसे ऐसे डिस्काउंट देखे नहीं देखे? पहले मुझे ये बताओ, क्या प्रैक्टिकली आपने ऐसे ऐसे डिस्काउंट देखे नहीं देखे जी? आंसर देना सर मुझे, क्या प्रैक्टिकली आपने ऐसे डिस्काउंट देखे नहीं देखे? यस देखे होंगे आपने कई बार। अब इसमें क्या लिखा है? बाय मोर सेव मोर। जितनी ज्यादा शॉपिंग करोगे उतना डिस्काउंट आपका बढ़ता है। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट, इसको स्टैगर्ड डिस्काउंट बोलते हैं। अब अपने बोल देना, क्या ये डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस होगा नहीं होगा जी? मैं कह रहा हूं अगर ये सर्कुलर ना हो, इस सर्कुलर को मारो गोली, इस सर्कुलर को गोली मारो, क्या ये डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस होगा नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा जी, ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा। एक बार चेक करो, यहां पे देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन परचेज। जितनी वैल्यू परचेज करोगे उतना डिस्काउंट आपका इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल 1 में गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज वैल्यू 5000, 20% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 10,000, 30% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 20,000। सच डिस्काउंट आर शोन ऑन इनवॉइस इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, ये इनवॉइस पर शो मतलब इनवॉइस पर मेंशन होता है। सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब खुद बता देना, अगर ये क्लैरिफिकेशन ना भी आती तो क्या हम ये डिस्काउंट माइनस करते नहीं करते? अगर ये क्लैरिफिकेशन ना भी आती तो क्या माइनस करते नहीं करते? यस करते, बिल्कुल करते। बट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिए तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है स्टैगर्ड डिस्काउंट होता क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, क्या ये डिस्काउंट हम वैल्यू में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? 100% यस माइनस करेंगे। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 ही है जी, डन है जी। क्लैरिफिकेशन 2 देखना जी क्या लिखा हुआ है। क्लैरिफिकेशन 2 है पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट। अभी मैंने आपको बताया भी था जी, अभी आपको मैंने बताया भी था। सोच देखो मतलब क्लैरिफिकेशन मींस क्या, कि आपको क्लियर कर रहे हैं, मतलब ये लो है बट फिर भी कई बार मार्केट में कंफ्यूजन आती है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। बिना देखे बोल देना, बिना देखे बोल देना, पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट। क्या ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है या नहीं है? यस है। क्या इसको माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे, प्रोवाइडेड बस वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाली। कंडीशन ही तो है ना, है तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे, बस कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो माइनस कर देंगे। देखना सेकंड सर्कुलर क्या है, दीज डिस्काउंट आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू देयर स्टॉकिस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल गेट एडिशनल 1% डिस्काउंट इफ यू परचेज 10,000 पीस इन ईयर। देखो वही बात आ गई ना, मतलब अगर आप 10,000 पीस अगर लोगे एक साल में, हम 1% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। आगे देखो, गेट एडिशनल 2% डिस्काउंट अगर तुम 15,000 पीस परचेज कर लोगे,
मतलब अगर तुम 10,000 परचेज करोगे तो 1% एडिशनल मिलेगा, अगर तुम 15,000 परचेज करोगे तो 2% एडिशनल मिलेंगे। सच discount are established in the terms of an agreement entered into at or before the time of supply, though not shown on the invoice as the actual quantum of such discount get determined after the supply। वही बात कहना चाह रहे हैं कि मतलब वैसे डिस्काउंट हमें सप्लाई के टाइम या उससे पहले पता है, बट क्या ये इनवॉइस पर मेंशन होगा? आपने बोल देना क्या ये इनवॉइस पे रेड हो, क्या ये इनवॉइस पे रिकॉर्ड होगा? क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? मुझे क्लियर करो ना यार, क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? बता दो यार, ये क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मुझे क्वांटिटी पता ही नहीं है वो कितनी परचेस करेगा, और अगर मुझे क्वांटिटी नहीं पता है कितनी परचेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्री सप्लाई डिस्काउंट तो है नहीं, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट तो है नहीं, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। हैज बीन affected and generally at the year end in commercial parlance such discount are co-equally referred as volume discount, such discount are passed on the supplier through credit note। देखो वही बात आ गई ना, ये डिस्काउंट हम कैसे पास ऑन करते हैं जी? आवाज मार दो, ये डिस्काउंट हम कैसे पास ऑन करते हैं? क्रेडिट नोट के थ्रू पास ऑन करते हैं, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ये। तो ये वाला डिस्काउंट कौन सा हो गया जी? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ठीक है, तो हम कैसे पास ऑन करेंगे? क्रेडिट नोट से। आगे देखो क्या लिखा है, सच डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड, कंडीशन आ गई, प्रोवाइडेड this satisfied the parameter laid down in section 15(3) including reversal of ITC by the recipient of supply as attributable to the discount। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जी, वही बात यहाँ पे लिखी है जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाया। भाई साहब ये डिस्काउंट माइनस तो कर देंगे, बट रिसिपिएंट को उतनी वैल्यू का ITC रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ITC ग्रोस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लेम किया होगा, अब उसको रिवर्स करके दिखाना पड़ेगा। तो मुझे फटाफट से बोल दो, दो डिस्काउंट अभी तक आए हैं सर्कुलर में। पहला स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या वैल्यू में से माइनस करेंगे? बिल्कुल, ये सप्लाई या उससे पहले पता है, इनवॉइस के अंदर मेंशन भी है, तो वो तो प्री सप्लाई डिस्काउंट को प्री सप्लाई डिस्काउंट मानेंगे, उसको माइनस करके चलेंगे। फिर अगर कोई पीरियोडिक डिस्काउंट आ गया, अगर कोई वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया, क्या उसको माइनस करेंगे? यस, बट ये डिस्काउंट कौन सा है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, माइनस कर देंगे। इसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और इसको पास ऑन हम कैसे करेंगे? क्रेडिट नोट के थ्रू करेंगे। ये डिस्काउंट नंबर 2 हो गया जी, लॉक कर दो जी। उसके बाद देखो जी, थर्ड आ गया जी सेकेंडरी डिस्काउंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी डिस्काउंट याद आ रहा है? सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब होता है जो पहले मेंशन ही नहीं था, जो पहले मेंशन ही नहीं था। एक बार बिना देखे बताना जी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने 10 रुपए का सामान बेचा, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, यार कमाल कर दिया, हाय 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 हाय, हाँ हाँ बिल्कुल सही। आंसर देना मुझे, कुछ नहीं होना, आंसर देना है, सोच के मुझे बताना जी। याद कर मैंने एग्जांपल दिया था, 10 रुपए का मैंने सामान बेचा, उस टाइम पर कुछ नहीं पता था कि मैं वैल्यू रीवैल्यू करूंगा। बाद में इसकी वैल्यू मैंने 9 रुपए की कर दी, मैंने कहा हाय 10 रुपए का मैंने गलत बेचा है, मेरे को 9 रुपए की वैल्यू मैंने कर दी, 1 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब सोच के बोलना, जब मैंने आपको सप्लाई की उस टाइम के एग्रीमेंट पर क्या ये ऐसा कहीं लिखा था ये 1 रुपया बाद में मैं कम करूंगा? नहीं लिखा था। तो अगर उस टाइम पे नहीं लिखा था तो क्या ये 1 रुपए का डिस्काउंट जीएसटी की वैल्यू निकालने के लिए कम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू 9 रुपए की मानी जाएगी, बट गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी पर्पस के लिए ये सेकेंडरी डिस्काउंट है, इसको हम वैल्यू में से रिड्यूस नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट है। देखो ये क्या लिखा है, दीज आर द डिस्काउंट विच आर नॉट नोन, बहुत ध्यान से पढ़ना, विच आर दी नॉट नोन, ये नहीं पता, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर, मतलब सप्लाई खत्म हो चुकी है उसके बाद ये ऑफर किया जा रहा है, सप्लाई खत्म हो चुकी है उसके बाद ये ऑफर किया जा रहा है जी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सप्लाई 10,000 पैकेट ऑफ बिस्किट टू मिस्टर बी एट ₹10 per packet. Afterward, Mr. A revalues 9 per packet. Subsequently, Mr. A issue credit note to Mr. B 1 रुपए पर पैकेट, क्योंकि वैल्यू कम करनी है, 1 रुपए पर पैकेट का क्रेडिट नोट इशू कर दिया। बट such a secondary discount shall not exclude while determining the value of supply as discount are not known at the time of supply, क्योंकि जब वो बिस्किट का पैकेट बेचा उस टाइम नहीं पता था कि ऐसा कोई प्राइस रीवैल्यू होगा, तो 1 रुपया आपको वापिस तो कर देंगे, क्रेडिट नोट से वापिस कर देंगे, बट ये 1 रुपए का डिस्काउंट हम वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे। मतलब जीएसटी तुम्हें 10 रुपए के ऊपर ही देना पड़ेगा, जीएसटी तुम्हें 10 रुपए के ऊपर ही देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो जी, एंड कंडीशन आर लेड डाउन आर नॉट सेटिस्फाइड,
तो इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय द सप्लायर इवन इफ कंडीशन मेंशन 15(3) आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब क्रेडिट नोट तो हमें इशू करना ही करना है, चाहे 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाइड ना भी हो रही हो। और सच क्रेडिट नोट डू नॉट इंक्लूड जीएसटी, ऑब्वियस बात उसमें जीएसटी नहीं होगा। एंड डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू 10 रुपए की ही मानी जाएगी मेरे बच्चे, 9 रुपए की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। वैल्यू 10 रुपए की ही मानी जाएगी, 9 रुपए की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है? ठीक है, अब मुझे फटाफट से बोलो तीन सर्कुलर, तीन मतलब तीन चीजें हमने की हैं, तीन डिस्काउंट के बारे में, तीन क्लैरिफिकेशन है। पहली बात, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया स्टैगर्ड डिस्काउंट माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे, इसको प्री सप्लाई डिस्काउंट मानेंगे जी। दूसरा फिर मैंने क्या बोला, वॉल्यूम डिस्काउंट हो गया जी, ठीक है, या परचेज डिस्काउंट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोलेंगे। उसको माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। 15(3) वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बस दोनों, कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स और एग्रीमेंट के अंदर उस टाइम पर लिखा हो और आईटी से आपने रिवर्स कर दिया। और तीसरी कंडीशन तीसरा डिस्काउंट कौन सा निकल गया है? सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर पता ही नहीं था, सप्लाई होने के बाद ही कोई नई अनाउंसमेंट आ गई कि हाँ भाई हम ये डिस्काउंट देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, तो ऐसी कि तैसी तुम्हारी ये, अगर सप्लाई के टाइम पर नहीं पता था, बाद में ही कोई तुमने डिस्काउंट निकाला है, उस डिस्काउंट को हम तुम्हारी वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे। चाहे तुम सब मतलब रिसीवर को वो पैसा वापिस कर रहे हो क्रेडिट नोट के थ्रू, बट फिर भी वो तुम्हारी वैल्यू का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब जीएसटी तुम्हें ग्रोस वैल्यू पर देना पड़ेगा सेकेंडरी डिस्काउंट वाले केस में जी। बात समझ में आती है नहीं आती? डन है जी, लॉक कर दूं? पक्का जी। अब देखो यहां पे जी, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो। अब फटाफट से एग्जांपल देख लो जी। एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं जल्दी, 2 मिनट लगाओ जी। एग्जांपल को देखते हैं जी। एग्जांपल एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है, देखो जी। एग्जांपल नंबर 1 देखो जी, रॉयल बिस्किट। भैया इधर काम की बात कर रहा हूँ, नालायक को काम की बात कर रहा हूँ, आपके एग्जाम आने वाले हैं। हाँ क्वेश्चन कर लो इधर देख के। रॉयल बिस्किट कंपनी गिव ए डिस्काउंट 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। दस ए कार्टन ऑन स्पाइस बिस्क in the invoice list price is mentioned 200 or discount 30% is given to arrive at the final price 140. The value 140 as the discount is allowed at the time of supply and shown in the invoice. obvious ही बात है, ये 30% फ्लैट डिस्काउंट है, तो ये तो प्री सप्लाई डिस्काउंट है। क्या इसको माइनस करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्री सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल है। याद करो मैंने कहा था, आप किसी मॉल में गए, ऑफर लिखा 50% ऑफ, 30% ऑफ, 25% ऑफ, तो वो सारे क्या है? प्री सप्लाई डिस्काउंट। क्या वो वैल्यू में से माइनस करते हैं नहीं करते? यस करते हैं। सेम बात ये है जी। आगे देखो जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, उसके एग्जांपल जी। जब आप मुझे कह रहे थे ना पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के एग्जांपल कैसे बन सकते हैं, देखो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब ध्यान से पढ़ना जी। द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस with its dealer is that purchase of rice cooker over 1000 piece in the Diwali month will entitle to discount 5% per cooker. ध्यान से, therefore the quantum of discount can be determined only at the end of Diwali month. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद इट्स डीलर, राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और उसके डीलर का एक एग्रीमेंट है क्या? परचेज ऑफ राइस कुकर ओवर 1000 पीस, मतलब 1000 राइस कुकर से जितने ऊपर वो कुकर लेगा तो हर कुकर पर उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। हर कुकर पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या ये डिस्काउंट प्री सप्लाई है पोस्ट सप्लाई है? ऑब्वियस सी बात है पोस्ट सप्लाई है। तो क्या लिखा है, देयरफॉर द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द एंड ऑफ दिवाली। भाई जब दिवाली का मंथ खत्म होगा उसके बाद ही तो पता लगेगा ना कितने कुकर लिए, पहले कैसे पता लग जाएगा? हाउएवर since the agreement relating to discount was in existence at the time of supply, agreement exist करता था भाई, ये पता तो पहले ही था ना, जब हमारा एग्रीमेंट हो रहा है उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था ना कि हाँ भाई साहब अगर तुम 1000 से ऊपर कुकर लोगे तुम्हें 5% डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। तो एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्क आउट ईच इनवॉइस सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ध्यान से, सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर। Raju Electrical Appliance can issue credit note for 5% of the value of goods
along with GST and claim adjustment of excess tax paid, the dealer must reverse the proportionate ITC on the relevant stock to bring line with वही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब जो राजू इलेक्ट्रिकल है वो बाद में क्रेडिट नोट इशू कर देगा डिस्काउंट का, और आपको जो जीएसटी है वो आपका जीएसटी एडजस्ट कर देगा, और आपको बट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आती होगी जी, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आती होगी जी। अब क्वेश्चन नंबर 16 ना एक बार आप खुद पढ़ो जी, एक बार आप खुद पढ़ो ये सेल्फ, इसको मैं कराऊंगा बट एक बार पहले खुद पढ़ो जी, और फिर मेरे को बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक बार मेरे को बताओ जी, पढ़ने के बाद बताओ समझ में आया या नहीं आया जी, एक बार बताना जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जी। अभी डाउट सारे देखेंगे, पहले पढ़ो जी। अभी डाउट्स हम सारे डिस्कस करेंगे, एक बार पहले ये पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16, एक बार खुद पढ़ो जी। मैं जो कह रहा हूं पहले वो पढ़ लो नाले को, या पहले चैट बॉक्स में लिख लिख के अपने हाथ थकाने हैं, जैसे आपको मंजूर है। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जी। हाँ जी, आया कुछ पढ़े पल्ले पढ़ा, क्या कह रहे हैं? जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। चलो एक बार पढ़ाऊं जी, देखो क्या कह रहे हैं। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, on 15 January 15,000 exclusive of taxes and charge 9,000 IGST. The term of supply stipulate that discount 2% will be given to OPL if make the payment within 1 month of the supply. OPL avail the ITC 9,000, उसने 9,000 का ITC avail कर लिया in the month of January and make the payment for the goods of 10th Feb. PBCL issue credit note for rupees 1180 रुपये, एक तो 1000 रुपये वो और 180 रुपये proportionate IGST leviable on their own to OPL 11 फरवरी को। After receiving the credit note, OPL reverse the ITC 180 attributable to the discount given by the PBPL, मतलब PBPL. PBPL can reduce the GST liability for the month of February by 180. OPL would have paid 57,820, मतलब 50,000 प्लस में 9,000, ठीक है जी, माइनस में 1,000 जो आपका डिस्काउंट मिला, माइनस में 180, इतने आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जी। मतलब उसने जीएसटी एडजस्ट कर दिया ना आपका, उसने जीएसटी 180 से आपका एडजस्ट कर दिया, उसको माइनस कर दिया, बट आपको आईटीसी रिवर्स करना है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, आपका आईटीसी रिवर्स करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, और बच्चों को पता ही नहीं होता हमें करने कैसे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम पता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ना तब तक डिस्काउंट, नहीं तो बच्चा रट के जाता है सर, ठीक है जी। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लो जी, एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसे डिस्काउंट जो डिडक्टेबल नहीं होंगे, याद आ रहा है, सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट जो वैल्यू में से डिडक्टेबल नहीं होंगे। एक बार चेक करना क्या लिखा है जी, इन द अबव एग्जाम्पल if the term of supply did not provide for discount 2% for payment within 1 month but PBPL offers such discount to OPL at the time of payment after negotiation। देखो जी, मतलब एग्रीमेंट के टाइम पर नहीं था ये बाद में जब वो पेमेंट करने लगा उस टाइम पर नेगोशिएशन हुआ और 2% डिस्काउंट दे दिया। अब ये एग्रीमेंट के टाइम पर कुछ ऐसा था ही नहीं, जब बाद में पेमेंट करने लगे, नेगोशिएशन हुई, 2% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या ये डिस्काउंट माइनस करेंगे? सोच के बोलना, क्या ये डिस्काउंट माइनस करेंगे जी? क्या ये डिस्काउंट माइनस करेंगे? यस या नो? आंसर इज नो। देखो, द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। पीबीपीएल विल इशू ए कमर्शियल क्रेडिट नोट ओनली, सिर्फ क्रेडिट नोट इशू करेगा 1000 का, उसमें कोई भी जीएसटी की एडजस्टमेंट की बात नहीं करेगा।
उसमें कोई भी जीएसटी की एडजस्टमेंट की बात नहीं करेगा, ना ही उसके हाथ में रिवर्सल की बात होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पे कोई भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ये वाला जो है ये माइनस नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा 15(3) की जी। तो देखो जी, ओपीएल विल नॉट रिवर्स आईटीसी और पीबीएल विल ऑल्सो नॉट एबल टू रिड्यूस इट्स जीएसटी लाइबिलिटी। तो आपको जीएसटी लाइबिलिटी 50 प्लस में 9, 1000 रुपये उसको माइनस करने हैं, इतना आपको देना पड़ेगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे 180 वाला कोई रिवर्सल की बात नहीं होगी और ना ही 180 वाले कोई जीएसटी के एडजस्टमेंट की बात होगी। रीजन मीन ये डिस्काउंट आपका सेकेंडरी डिस्काउंट है, इसको हमें माइनस नहीं करना जी, ग्रोस पे ही जाएगा जी। ठीक है जी, लास्ट एग्जांपल है जी, फिर हमारा डिस्काउंट वाला पॉइंट फाइनली पैकअप है जी। लास्ट एग्जांपल है, देखो जी, एक कंपनी अनाउंस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। एक कंपनी अनाउंस टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर reviewing dealer performance during the year. The discount are based on the performance lab are given as cashback. As these discount were not known at the time of supply of the goods, they were will not be deducted from the value. Obvious सी बात है भाई, साल पूरा हो गया, अब सबकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैशबैक देते हुए जा रहे हैं। तो क्या ये कैशबैक कोई पहले पता था कैशबैक मिलेगा? नहीं, आप पूरे साल काम कर थे, आपको पहले बताया नहीं कैशबैक मिलेगा, आप परफॉर्मेंस के बेस पे कैशबैक दे रहे हैं, तो क्या ये डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस होना चाहिए? आंसर इज नो। ये डिस्काउंट भी क्या है? सेकेंडरी डिस्काउंट है, इसको वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा अब आपके दिमाग के थोड़े नसें खुल गई होंगी डिस्काउंट को लेके। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे हमारा डिस्कशन चला जी। अब देखो सीएस प्रोफेशनल लेवल पे ना आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा सर, देखो तभी नज़ारे आते हैं सर। मतलब मेरा मानना यह है, नज़ारे आपको तभी आएंगे जब एक चीज़ पे आप टाइम लगाओ। ठीक है, बट ये सर्कुलर हैं, ये कई बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले पे छोड़ के जाते हैं, प्रोफेशनल वाले पे छोड़ के जाते हैं। तो मेरे को ये था कि सर्कुलर और एग्जाम्पल अगर मैं दिखा दूंगा तो आई होप आपके लिए अच्छा होगा जी। हाँ, क्रेडिट नोट तो तनीषा इशू होगा, बिल्कुल क्रेडिट नोट तो इशू होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है जी। तो ये वाले सर्कुलर हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड थे जी, ये वाले सर्कुलर हमारे डिस्काउंट से रिलेटेड थे। अच्छा, अब 2 सर्कुलर हो रहे हैं, एक बार वो फटाफट से डिस्कस करते हैं जी। उसके बाद ना फिर आपके जो भी डाउट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे जी। आपके जो भी डाउट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, अब 2 छोटे छोटे और सर्कुलर, बिल्कुल छोटे छोटे सर्कुलर हैं जी। एक सर्कुलर तो है, आपको मैं बताता हूं जी, ये लो जी, एक सर्कुलर है आपका ये वाला, ये लो, एक सर्कुलर तो ये है, एक सर्कुलर तो ये है जी, एक सर्कुलर ये है। इधर सुनो ध्यान से, सर्कुलर क्या है जी? ये सर्कुलर देखो क्या है जी, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग मोल्ड्स एंड डाइस ओन बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम। इसका मतलब क्या है? इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या? इस सर्कुलर के अंदर, इस सर्कुलर का मतलब क्या पहले वो समझो। जैसे मान लो मैंने आपको ना कपड़े से शर्ट बनाने के लिए दी, तो मान लो सामने एक बच्चा बैठा है नमन, तो मैंने कहा नमन ऐसा, नमन मान लो टेलर है, नमन बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ ठीक है। नमन कह रहा नहीं बुरा मान लूंगा, तो आप कौन सा एग्जाम्पल चेंज कर लोगे? मैं कहा नमन कहोगे तो कर लेंगे, नहीं करूँ ना, ठीक है। नमन मान लो टेलर है जी, तो अब नमन जो है वो कपड़े से ना शर्ट सिलता है, नमन कपड़े शर्ट सिलता है। तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ वो ये एग्रीमेंट हुआ कि नमन कपड़े से शर्ट सिलेगा, और जो ये शर्ट सिलने की मशीन है, मतलब मोल्ड्स और डाइज, मैं तो शर्ट वाले केस में मोल्ड्स और डाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मान लो कोई और प्रोडक्ट है जिसमें मोल्ड्स और डाइज की रिक्वायरमेंट है। ये पता है मोल्ड्स और डाइज क्या होती हैं? मोल्ड्स और डाइज क्या होती हैं? जो किसी को मोल्ड करने में काम आती हैं, मतलब किसी को शेप देने में काम आती हैं, उसको मोल्ड्स और डाइज कहते हैं। ठीक है नी? तो नमन ने कहा सर मैं आपका ये काम कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपकी ना ये चीज़ बना दूंगा। तो मैं कहा नमन इसकी मोल्ड्स और डाइज जो है ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम यूज़ करके मुझे अपना बना के दे दो, क्योंकि मतलब स्किल आपके पास है, मुझे आती नहीं है, मोल्ड्स डाइज मेरे पास पड़ी हैं। और एग्रीमेंट में कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है कि मोल्ड्स और डाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है। आपका काम क्या है? मेरे को काम करके देना, जो मोल्ड्स और डाइज हैं वो मैं आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करके मुझे दे दोगे, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी जी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी। अब सोच के बोलना, जो आप अपनी वैल्यू चार्ज करोगे, आप अपनी जो वैल्यू चार्ज करोगे, क्या उस वैल्यू में मोल्ड्स और डाइज की जो वैल्यू है उसको भी ऐड करोगे? भाई क्या मोल्ड्स और डाइज क्या वैल्यू को भी ऐड करोगे? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं
जैसे आपको मैं आपका एक एग्जांपल दूं, मान लो लोहे से पाइप बनानी है जी, मान लो लोहे से ना एक पाइप बनानी है, और पाइप के लिए गोल गोल पाइप होती है, उसके लिए मोल्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो आपने कहा मैं अपनी सर्विस के ना 1000 रुपये लूँगा, अपनी सर्विस के मैं 1000 रुपये लूँगा। तो आपने कहा ठीक है जी, तो मैं आपको मोल्ड्स और डाइस दे रहा हूँ, तो आप उसको यूज़ करके इसको पाइप में कन्वर्ट करके मुझे दे देना जी। तो अब क्या वैल्यू 1000 रुपये प्लस में मोल्ड्स और डाइस की जो वैल्यू है, क्या वो भी मैं आपकी वैल्यू में चार्ज करूंगा क्या? यस या नो? आंसर इज नो, ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। बट दूसरा एग्जांपल, इसके अंदर दूसरी बात भी अभी आई। दूसरी बात ये आई, जब मैंने आपको लोहे से पाइप बनाने के लिए दी, जब मैंने लोहे से पाइप बनाने के लिए दी, तो मैंने कहा मोल्ड्स और डाइस भी आपके होंगे। मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है जी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, मैं कहा मोल्ड्स और डाइस भी आपके होंगे, मोल्ड्स और डाइस भी आपके होंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोल्ड्स और डाइस की। बट आपके पास थे नहीं, आपके पास थे नहीं। मैं कहा चल कोई बात नहीं है, मेरे पास बड़े हैं, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिए। मैं कहा इससे बना लो और फिर मुझे दे देना जी। अब सोच के बोलना, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मोल्ड्स और डाइस भी आपके होंगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि मोल्ड्स और डाइस भी आपके होंगे, उसके बावजूद भी मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया एज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या फिर वैल्यू जो मैं चार्ज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या उस वैल्यू में गवर्नमेंट की बात बताओ, गवर्नमेंट की प्रैक्टिकली सोचो, हम आपस में क्या करेंगे वो छोड़ो, क्या गवर्नमेंट सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर जीएसटी की बात करेगी, या मोल्ड्स और डाइस की जो वैल्यू होगी उस पर भी जीएसटी की बात करेगी? सोच के बोलना, क्या इस केस में हम आपस में क्या करें वो छोड़ो। एग्रीमेंट में क्या लिखा है? मोल्ड्स डाइस आपके होंगे, मोल्ड्स डाइस आपके होंगे जी, आप उस पर काम करके दोगे, और मैंने आपको ट्रांसफर किए, तो क्या गवर्नमेंट क्या 1000 रुपये के ऊपर जीएसटी लेगी या उसकी वैल्यू को भी ऐड करेगी? दोनों पर ना। एक बार आप चेक करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जी क्या लिखा हुआ है जी। CBI has clarified that while calculating, ध्यान से, while calculating the value of supply made by the component manufacturer using molds and dies owned by the original equipment manufacturer। original equipment manufacturer मतलब मैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब आप कंपोनेंट बना रहे हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैं बना रहा हूँ जी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैं बना रहा हूँ, तो आप कंपोनेंट बना रहे हो। सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। द वैल्यू ऑफ सच मोल्ड्स एंड डाइस शैल नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड डाइस वाज नॉट टू बी इंकर्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एंड दस डू नॉट मेरिट इंक्लूजन इन द वैल्यू। तो इसमें इसको वैल्यू में इंक्लूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखो जी, हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ध्यान सुना, मेरा और आपका एग्जांपल है, मेरा और नमन वाला एग्जांपल है जी। हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन original equipment manufacturer and component manufacturer was for the supply of component made by using the molds and dies belonging to the component manufacturer। molds और dies आपसे belong करेंगे, आपके होंगे, but the same have been supplied by me, मतलब मिस्टर विवेक, to the component manufacturer on free of cost basis। the amortized cost of such molds and dies shall be added to the value of component। मतलब आपको जो उसकी amortized cost है ना उसको ऐड करना पड़ेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब वो डिपेंड करता है, वो कैपिटल एसेट है, वो कितने साल में आपको दिया होगा, कितने साल उसकी वैल्यू है। जीएसटी में वैल्यू मानते हैं 5 साल, जीएसटी में हम वैल्यू मानते हैं 5 साल। तो जो भी उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट होगी ना, पूरी की पूरी वैल्यू नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट समझ गए ना, एज ए डेप्रीसिएशन कि हर साल कितनी वैल्यू गिर रही है। तो जो भी आप उसके चार्जेस ले रहे हो 1000 रुपये, उसमें उसकी मोल्ड्स और डाइस की अमोर्टाइज कॉस्ट जोड़ के गवर्नमेंट जीएसटी लेगी। अब बच्चा कह रहा है सर बट यहाँ तो उसने उसको मतलब ये जो मोल्ड्स और डाइस हैं दिए तो उसने, तो गवर्नमेंट कह रही हम उससे क्या लेने देना। एग्रीमेंट में जब लिखा है कि मोल्ड्स और डाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो हम तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चार्ज करेंगे जी। 1000 रुपये प्लस मैंने उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट है जी। एक बार दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूं जी, लास्ट टाइम बता रहा हूं, देखो सामने मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो है मिस्टर वी जी, ये तो मान लो मैं हूं जी, ये मुझे मान के चलना। सर इसका क्वेश्चन कब आया था? इसका क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। इसका क्वेश्चन ये सर ये इतने ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कभी आए नहीं है, सर्कुलर है ये चैप्टर से रिलेटेड सर्कुलर है। इट डजंट मीन कि एग्जाम में सारे आ चुके हैं, ये तो सर्कुलर है, कभी भी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं कि सर्कुलर के बारे में बताओ। भाई केस स्टडी बन जाएगा तो आपको आंसर दे के आना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इसका सर्कुलर आ चुका है। देखो यहाँ पे मिस्टर वी जी, ये नमन है, ये कॉम्पोनेंट बना रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, मैंने इसको मोल्ड्स और डाइस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में। दो केस होंगे, या तो मोल्ड्स और डाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, मेरी है, तो जो वो अपनी सर्विस के पैसे चार्ज करेगा
उसी वैल्यू पे जीएसटी की बात होगी, उसमें अमोर्टाइज कॉस्ट इस मोल्ड्स और डाइज की ऐड नहीं करेंगे। बात क्लियर है? बट अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि मोल्ड्स और डाइज आपसे बिलोंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बट आपके पास है नहीं, तो मैं कहा चल छोड़ यार, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब आप उसको ट्रांसफर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जो मोल्ड्स और डाइस की अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, हम उसको उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके चलेंगे। जो उसने 1000 रुपये मांगे हैं उसमें जो भी अमोर्टाइज कॉस्ट है उसको ऐड करके चलेंगे, फिर जो वैल्यू होगी उस पर हम जीएसटी लेके चलेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, ये बात इन्होंने यहां पे क्लियर की है सर्कुलर के थ्रू जी। चंचल वो तो जो वर्कर वाले केस है, जो वर्कर वाले केस में तो कोई 3 साल की लिमिट मोल्ड्स और डाइस वाले केस में होती नहीं है जी। ठीक है जी, क्लियर है? पक्का पक्का लॉक करूं जिसको, डन है जी। ठीक है जी, एक ये सर्कुलर आया हुआ जी, और एक लास्ट सर्कुलर है बिल्कुल छोटा सा, और ये वैसे आना भी नहीं चाहिए, जो ये सर्कुलर गवर्नमेंट लेकर आई है मेरे अकॉर्डिंग सर्कुलर का कोई लेना देना है ही नहीं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। क्यों क्लैरिफाई किया? देखो यहाँ पे जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाली। याद करो मैंने कहा था कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं होगा सारे वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम मार्केट में टीसीएस क्या होता है, सेलर बायर से कलेक्ट करता है। आपने इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर मैंने आपको सामान बेचा, अगर उस सामान पे टीसीएस लगता है तो आपसे मैं उस सामान की वैल्यू तो लूंगा, साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करूंगा। तो क्वेश्चन ही आया, जैसे मैंने कहा सामान ना 1 लाख रुपए का है और मान लो इस पे 1000 रुपए का टीसीएस है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब क्वेश्चन ये निकल कर आया कि वैल्यू अगर जीएसटी की गवर्नमेंट को देनी है, मतलब जीएसटी जिस पे लगाना है, तो 1 लाख 1000 मतलब 1 लाख में 1000 ऐड करें या ना करें भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ वो आपको इसमें ऐड करके चलना है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कत ये आ गई कि अगर मैंने अपने सामान के 1 लाख रुपए लिए, उसमें 1000 रुपीज मान लो टीसीएस है, तो क्या 1,01,000 पे जीएसटी की बात होगी या 1 लाख पे जीएसटी की बात होगी? तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि भाई साहब टीसीएस को आप वैल्यू में ऐड नहीं करोगे, टीसीएस इनकम टैक्स का पार्ट है। मतलब टीसीएस जो है वो गुड्स के ऊपर थोड़ा लग रहा है, वो तो इनकम के ऊपर लग रहा है, वो तो एक इंटरिम लेवी है, मतलब वो गुड्स पे लगने वाला कोई टैक्स नहीं है। टीसीएस सोच के बोला क्या टीसीएस गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नो, वो तो इनकम वाले पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। ये बातें आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो इनकम टैक्स में आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन क्या दी है जी, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई की है कि टीसीएस जो है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वुड नॉट इंक्लूड, इट इज एन इंटरिम लेवी नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स। ये कहने को टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टैक्स की नहीं है। ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ पर्पस ऑफ जीएसटी, इट इज ओनली ए मोडेलिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। मतलब ये तो एक बिचौलिया है जो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देता है जी। मतलब एक मोल्ड, एक तरह से ये पैटर्न है गवर्नमेंट कह रही है, और ये इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, और जीएसटी लगता है गुड्स के ऊपर नॉर्मली। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन निकाली है जी कि टीसीएस को हम वैल्यू में इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, एक तरह की इंटरिम लेवी है। और अगर ये ना भी आती तो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, बट कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया होगा एक क्लैरिफिकेशन से कि टीसीएस आप वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे जी। ठीक है, तो अब जाके ना वैल्यूएशन के चैप्टर में जितने भी क्लैरिफिकेशन सर्कुलर थे वो सारे हमारे डन हो चुके हैं जी। ठीक है, अब मुझे एक बार फटाफट से ना क्रक्स बताओ, क्रक्स, क्योंकि ना कुछ बच्चों को ना क्रक्स बड़ा अच्छा लगता है कि सर क्रक्स बताओ। देखो ना 2 मिनट में अगर क्रक्स बता दोगे ना, ऐसी की तैसी सारे सर्कुलर की हम क्रक्स सुन लेंगे। सबसे पहले हमने 3 सर्कुलर किए डिस्काउंट वाले केस में, पहला कौन सा किया हमने? पहला किया स्टैगर्ड डिस्काउंट जो होगा उसको हम वैल्यू में माइनस करके चलेंगे। दूसरा परफॉर्मेंस डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है उसको भी वैल्यू में माइनस करके चलेंगे, बस कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तीसरा सर्कुलर फिर मैंने बोला जो सेकेंडरी डिस्काउंट होते हैं, जो पहले पता ही नहीं थे वो डिस्काउंट मिलेंगे, उसको भी हम वैल्यू में ऐड करके नहीं चलेंगे। इट मींस ग्रोस वैल्यू पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, सेकेंडरी डिस्काउंट को भी वैल्यू में माइनस नहीं होता। 3 सर्कुलर तो हो गए। चौथा सर्कुलर फिर हमने कौन सा किया जी कि अगर मान लो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट अगर मोल्ड्स और डाइस दे रहा है सामने वाले पार्टी को और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सामने वाले पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
मतलब ऐसा कहीं एग्रीमेंट में लिखा नहीं था कि मोल्ड्स और डाइस उसके होंगे, सिर्फ ये था कि वो हमें काम करके देगा। तो उस केस में जो वैल्यू वो चार्ज करेगा उसी वैल्यू पर जीएसटी की बातें होंगी, मोल्ड्स और डाइस की वैल्यू उसमें ऐड नहीं होगी। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी कि आप ही मोल्ड्स डाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बट मैंने फिर भी आपको दिए, तो आप जो वैल्यू चार्ज करोगे उसमें मोल्ड्स और डाइस की जो भी अमोर्टाइज कॉस्ट होगी उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। और फिर लास्ट मैंने किया टीसीएस जो है उसको हम वैल्यू में इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, क्योंकि टीसीएस एक इंटरिम लेवी है, ये कोई जीएसटी का पार्ट नहीं है, ये गुड्स नहीं है, इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जी। ठीक है जी। तो फाइनली अब जाके क्रक्स भी हमारा खत्म हो गया जी। तो अब जाके हमारा 15(3) जो है पूरा पैक हो जाता है जी।